अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 81 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का हमने पास पेपर 1 किया डिस्कस पिछली क्लास में, जो आपके साथ करूँगा। पास पेपर 4 का पूछा तो बच्चे एक बच्चे करके आए हुए थे बस, मतलब एक बच्चा करके आया हुआ था। तो अभी मैंने कहा कि फिर मैंने एक सवाल डिस्कस करके दिखाया ज़रूर कि हमने रेशो में किस लेवल पे डिस्कशन करनी है सवालों की, किस तरह से उसको तसल्ली से सुकून से करना है। लेकिन बात वहीं पे है, जब आपके रजिस्टर्स देखे ना कल जैसे, और तो अंदाज़ा हुआ कि आपको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। यकीन मानो, आप ईमानदारी से खुद बगैर सोल्यूशन देखे एक बार अपना सोल्यूशन लिखो, उसके बाद उसको पढ़ोगे, आपकी अपनी हंसी निकल जाएगी कि हमने क्या लिखा हुआ। उसको इम्प्रूव करना है हमने। और फिर सबसे बड़ा ख़तरा रेशो के टॉपिक में ये है, मिसाल के तौर पे 12 नंबर का सवाल है, उसमें उसने कहा है कि जी आप 12 रेशोज़ कैलकुलेट कर दो और उस पर इंटरप्रटेशन भी करो। अब वो 12 रेशोज़ कैलकुलेट भी करनी है, उसको इंटरप्रेट भी करना है, तो कितना टाइम है खुद देखो। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसको लपेटना है। अब जो बच्चे इसके अंदर बैठते हैं सुकून से, चलो जी खुला टाइम है, लंबी लंबी छोड़ते हैं, वो बच्चे जो है वो अगले सवालों का टाइम भी इसमें लगा जाते हैं, पेपर पूरा सॉल्व नहीं होता और फेल होते हैं। इसलिए ख़तरनाक ज़्यादा है, क्योंकि आसान लगता है, रेशो हो गई ख़त्म, फार्मूला याद हो गए। अच्छा, और कोई नहीं, इंटरप्रिटेशन कहता रहता है पागल है उस्ताद, खैर है, हमने क्या करना है लिख कर, ठीक है, हमें रेशोज कैलकुलेट करनी तो आती है ना, तो आधे नंबर तो उसके भी होते ही हैं, वो तो आ जाएंगे। सवाल दिखाऊंगा आपको, रेशो कैलकुलेट करके दे देता है, कहता है ये रेशोज हैं, ज़रा करो कमेंट। इसलिए अभी इंपॉर्टेंट वक्त शुरू हुआ है रेशोज का। और IS 8 और IS सिमरन इक्विटी तो अभी चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है। तो ये हम इसको चलाएंगे इंशाल्लाह, आज भी कल भी, ईद के बाद एक दिन शायद चले, उसके बाद फिर ये सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाएंगी चीज़ें। इनको पीटते रहेंगे, हर रोज़ एक सवाल डिस्कस किया करेंगे। रेशोज़ का कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैंने EPS करवाना है। वो EPS के टॉपिक के अंदर पूरे 1 घंटे 40 मिनट, शायद 45 मिनट नहीं चाहिए होता, 1 घंटा काफ़ी होता है एक सवाल करके, एक कॉन्सेप्ट देके, फिर ज़ाहिर है उसको एब्जॉर्ब करना होता है, तो बाकी टाइम होता है, फिर डिस्कस करेंगे इसको साथ साथ, ठीक है ना। रेशोज़ पहले करवाने का मकसद ही यही है कि हमेशा से लास्ट टाइम पे होता था तो बच्चे कहते थे चलो यार अब रेशो है, चलो MBA शुरू हो गया, ये करते हैं, फिर रेशो आसान है कोई बात नहीं, और फिर रहता रह जाता है, ठीक है। तो मेहनत के दिन शुरू हो चुके हैं। मैंने तीसरी चीज़ जो है पिछली क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया, जो प्लान है आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा, वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की थोड़ी सी थेरी, जितनी हो गई, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, उनको कहा है कि अगर हो गई तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन उम्मीद कोई नहीं होती कि ऐसा हो, नॉर्मली होता नहीं है, जो वहाँ पढ़ के आते हैं यहाँ पे वही होता है। लेकिन थोड़ा सा एज लेना है, थोड़ी सी क्लास सुबह वाली लेट शुरू की थी मैंने, ठीक है। सारे MCQs इन तीनों टॉपिक्स के अब आपके हो चुके हैं होमवर्क, लेकिन जाहिर सी बात है ये सारे होंगे नहीं, और ये सारे तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। इनको हम एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर लेंगे, एक एक MCQ करेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि स्टेटमेंट इक्विटी की थ्योरी आज कुछ ना कुछ कर लें, कुछ कल कर लें, IS 8 की थ्योरी कर लें, क्योंकि उनके बगैर MCQs ज़रा मुश्किल हैं, टफ हैं इनको अटैम्प्ट करना, ठीक है। और इनके MCQs आते भी हैं, ये तीनों टॉपिक्स में से MCQs आते हैं। रेशोज़ में इस दफ़ा उसने सवाल दे दिया, लास्ट टाइम रेशो में से उसने पूरा सवाल नहीं दिया था, लेकिन MCQs दे दिए, ठीक है। तो MCQs इन तीनों टॉपिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों टॉपिक्स में से MCQs आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ये ज़रा कैरी फॉरवर्ड हो गया बच्चों की हरकत की वजह से। वैसे आप में से कितने बच्चों ने पास पेपर 4 अटैम्प्ट किया है? माशाल्लाह 3 4 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। चलें, ये एक सवाल मैंने ऐड किया है, बाकी ये हमारा प्लान है, शुरू करते हैं इसको। तरीका क्या है जी, तरीका क्या है रेशोज़ का टॉपिक रिवाइज़ करने का? तरीका यही है कि जब भी आप बैठो क्विकली इसको रिव्यू करो। आपके अपने नोट्स इसीलिए बनवा रहा हूँ कि ये सबसे क्विक रिवीजन आपके अपने नोट्स देते हैं, कोई किताब इतनी क्विक रिवीजन नहीं देगी आपको। कोशिश करूँगा किसी एक सफ़े के ऊपर कुछ चीज़ें लिख कर दे दूँ, लेकिन ये कोशिश ही है, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। हो गया वेल एंड गुड, ना हुआ तो मुझे कोई ये ना कहे कि आपने कहा था, मैंने कोशिश का कहा हुआ है, ठीक है। आपका तरीकाकार ये हो कि जब भी हर हफ्ते में एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको रिवाइज़ करने में आधा घंटा लगना है। कैसे रिवाइज़ करेंगे? आपको ये याद है हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर 3 तरह के एनालिसिस हम करते हैं। हम हॉरिजॉन्टली एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर से, वर्टिकली एनालाइज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में सेल के साथ हर आइटम को जोड़ के, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स के साथ हर आइटम को जोड़ के, या तीसरा काम क्या है, रेशो एनालिसिस। फिर रेशो एनालिसिस के अंदर डिफरेंट रेशोज़ थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में टोटल 10 रेशोज़ थी, जिनमें 3 प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, 3 एक्सपेंस ओवर सेल रेशो,
6 हो गई। 7वीं एसेट टर्नओवर रेशो टाइम्स वाली, और अगली 3 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट। ये भी पर्चों की डिस्कशन में, पास पेपर्स की डिस्कशन में आपको समझाऊंगा। पर्चे में वो यूँ नहीं कहता फलां फलां रेशो निकालो, पर्चे में वो यूँ कह देता है कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, कमेंट ऑन लिक्विडिटी, कमेंट ऑन वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी। पता होना चाहिए कौन सी रेशो कहाँ पे लिख के आनी है और कितनी लिखनी है कितनी नहीं लिखनी है। ये सारी चीज़ें पास पेपर्स में समझाऊंगा आपको जब डिस्कशन होगी। तो उसके लिए ईमानदारी से जो होमवर्क हो एक बार करना है, फिर उसको सोल्यूशन को देख के हंसी आएगी आप, मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ये हंसी जो अभी आएगी बारे में है, वरना पर्चे में फिर हादसा तब निकलेगा जब आप वो लंबे लंबे नोट लिखेंगे हंसी वाले, और उसको देखकर एग्जामिनर की हंसी निकलेगी और फिर रिजल्ट वाले दिन आपका हादसा निकलेगा। तो उससे बेहतर है कि आपने अपनी हंसी को यहीं पर ही इम्प्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ईमानदारी से जो सवाल दिया जाए उसको पूरी ईमानदारी से पहले एक बार आपने करना है। आउटस्टेशन वाले कितने हैं जो आज भी बैठे हैं, माशाल्लाह। कल इनमें से भी कितने होंगे, वाह वाह, ये जज्बा है, ये जज्बा पास कराता है। वो KPK से, KPK से, हाँ, गिलगित से है, खुद देखो जा ही नहीं रही इसमें, ये जज्बा है। अल्लाह इसको पास करेगा कि नहीं करेगा, देखो कितनी कुर्बानी कर रहा है इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह अकबर जी। तो प्रॉफिट ओवर सेल रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो में प्रॉफिट 3 तरह का, GP नेट प्रॉफिट और PBIT भी अगर वो कहे तो, वरना GP नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस रेशो कैलकुलेट करके फिर हमने क्या बताना है कि ये रेशो में क्या बता रही है कि एक 100 रुपये की सेल में कितने रुपए का GP था, कितने रुपए का नेट प्रॉफिट था, कितने रुपए का PBIT। फिर अलग अलग आ जाएं तो ये अलग अलग बातें हैं। GP के लिए ये 2 पॉइंट्स हैं, जनरल ये पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कि GP जो है वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। GP रेशो जो है वो इतनी होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस को कवर करके आपके प्रॉफिट्स बचा दे। GP और नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर लें तो एक यूज़फुल तरीका क्या है कि अगर हाई GP रेशो और लो नेट प्रॉफिट है तो मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, कंट्रोल करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर इनको प्रीवियस ईयर और एंटिटी ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स के साथ और इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करो। बहरहाल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं इसलिए हायर बेटर। फिर एक्सपेंस में आए, एक्सपेंस रेशोज क्या बताती हैं? ये एक्सपेंस रेशोज बताती हैं हमारे डिफरेंट एक्सपेंसेस को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल बताती हैं। ये एक्सपेंस रेशोज क्या बताती हैं? ये क्या बताती हैं, जैसे मैंने लिक्विडिटी रेशो के लिए नहीं लिखा था एबिलिटी टू पे करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, इसी तरह से इसके बारे में अगर एक जुमला लिखना चाहें ये एक्सपेंस ओवर सेल रेशो के बारे में, तो क्या एक जुमला लिखेंगे हम कि ये क्या है, ये रेशोज क्या बताती हैं? दीज रेशोज, यूँ करना चाहिए मुझे, तो यूँ लिखना चाहिए, एक्सप्रेस डिफरेंट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है जी, डिफरेंट एक्सपेंसेस को सेल की परसेंटेज के तौर पे बता, ठीक है, कि जी अगर 100 रुपये की सेल होगी तो 70 रुपये उसमें GP उसमें कॉस्ट ऑफ सेल है, 10 रुपये उसमें एडमिन एक्सपेंस है, 100 रुपये की सेल में 15 रुपये सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये रेशोज क्या बताती हैं हमें? एक्सपेंसेस को बताती हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी कि कंपनी हैज़ इनकर्ड इतने फलां एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल, जिसके बारे में करना हो उसी के बारे में लिखना। कॉस्ट ऑफ सेल की बात है तो कहोगे ये कंपनी हैज़ इनकर्ड रुपीज़ इतने कॉस्ट ऑफ सेल पर ₹100 ऑफ सेल, ठीक है ना। एडमिन एक्सपेंस है तो रुपये इतने एडमिन एक्सपेंस पर ₹100 ऑफ सेल, ठीक है। नॉर्मली कॉस्ट ऑफ सेल और सेल रेशो चेंज नहीं होती क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितने यूनिट्स बढ़ेंगे ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो रेशो नहीं बदलती। लेकिन जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं ये नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट्स होती हैं। ये होती हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट, दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा, बच्चा देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो इन टोटल फिक्स रहे, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट आप लोग को पढ़ रहे हैं, जो इन टोटल फिक्स रहती है लेकिन पर यूनिट कम होती जाएगी अगर यूनिट्स बढ़ाएंगे। जैसे मैंने दी थी भाई को कि रिक्शे पे एक बंदा जाए 4 चले जाएं तो किराया कम होता जा रहा है, रिक्शे का किराया तो सेम ही रहना है, बढ़ाते जाओ पर यूनिट पर स्टूडेंट पर बंदा किराया कम होता जा रहा है। वैसे ही है, हमने एक दुकान खोली, दुकान का किराया 1 लाख रुपए है। अब वहाँ पे बैठ के मैं 10 यूनिट बेचूँ, 100 बेचूँ, 1000 बेचूँ, लाख यूनिट बेचूँ, मेरा किराया लाख ही रहना है, वो नहीं बदलेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब सेल बढ़ती जा रही है, उधर सेलिंग एडमिन जो फिक्स्ड पोर्शंस हैं वो नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। तो नॉर्मली उन्होंने कहा कि कॉस्ट टू सेल रेशियो जो है वो नॉर्मली चेंज हो जाती है सेल के साथ, लेकिन सेलिंग एडमिन नॉर्मली चेंज नहीं होती। फिर क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियोज हैं तो लोअर बेटर होती है, और ये रेशियोज हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को कि वो प्लान कर लें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, कंट्रोल कर लें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, करंट एक्सपेंसेस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी 6 रेशियोज हो गई, ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेट कर रही थी। फिर एसेट टर्नओवर रेशियो आई। एसेट टर्नओवर रेशियो में हम ये देखते हैं कि अगर 1 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्ट किया जाए तो कितना टर्नओवर निकलता है, यानी कि कितनी सेल जनरेट होती है। तो हमने कहा था कि ये रेशियो क्या बता रही है कि कितने रुपए की सेल जनरेट हुई पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है जी। और ये बताती है कि कैसे कितना एफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट्स को सेल में कन्वर्ट कर रही है। मैंने कहा था यहाँ पे हमने एसेट्स लिखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, मैंने बताया वो आपको, ठीक है। तो फिर एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये तरतीब है कि जब भी आप बैठो इसको एक नज़र यूँ डालते जाओगे, आपका रिवाइज हो गया सारा, इन्हीं में से ही फिर चीज़ें लिखनी है आपने। अच्छा पॉइंट था ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे यूज़ कर लोगे, देखोगे पास पेपर में हम यूज़ करेंगे। फिर हायर रेशियो, चूँकि प्रॉफिटेबिलिटी है तो हायर इज़ बेटर, और इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंडस्ट्री एवरेज एंड एंटिटीज ओन परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। फिर 3 इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज थी। इन्वेस्टर्स ये 3 रेशियोज में इंटरेस्टेड हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ये रेशियोज बताती हैं पर ₹100 इन्वेस्टेड इन एसेट या इन्वेस्टेड इन बिजनेस या इन्वेस्टेड इन इक्विटी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, हायर इज बेटर। इसमें इक्विटी वाली को निकाल के बाकी दोनों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल एसेट्स वाली के डिनोमिनेटर में एसेट या समझो एसेट पड़े हैं, एसेट यानी पढ़े ही एसेट है, या कैपिटल एम्प्लॉयड समझो एसेट पड़े हैं, तो डिनोमिनेटर में वो पड़े हैं, तो एज ऑफ एसेट वाला पॉइंट इनमें भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कल वाला कल पे ही चल रहा है, क्योंकि ये कल तो कभी आना नहीं ना। आप बताए ना आज क्या है, आज मैं क्या कह रहा हूँ, ये कल करेंगे, अब कल क्या कहूँ, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो फिर बाद में बंदा पूरी कर रहा होता है ना एंड पे जाके, ठीक है। अच्छा ओके जी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज है। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज क्या कहती हैं, डेटर कितने दिन में पैसे रिकवर कर लेते हो डेटर से, कितने दिन में इन्वेंट्री सेल कर लेते हो, कितने दिन के अंदर क्रेडिटर को पेमेंट करते हो। इसको जब आप टोटल करते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बनता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपको कितने दिन के लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे अलग से चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझें। आपने एक दुकान बनाई, ठीक है, उस दुकान के अंदर आपने दुकान बनाई, उसके ऊपर खर्चा हुआ, अंदर फर्नीचर लगाया, खर्चा हुआ, सारा कुछ कर लिया आपने। अब आपके पास लेट से 1 करोड़ रुपया था, उससे आपने सारी दुकान शुकान सेट कर ली। अब आप मुंह उठा के बैठे, क्यों बोला? आपके पास पैसे ही नहीं है कि आप चीज़ें खरीद के उसमें रखें। अच्छा लेट से आपने चीज़ें भी खरीद के रख ली, अब वो चीज़ें पड़ी हैं इन्वेंट्री में, अब वो बिकेंगी, फिर बिक के उनसे पैसे आएंगे, तो इतना अरसा तो आपको और पैसा रिक्वायर्ड है ना। मिसाल के तौर पे आपने, मैंने कहा करोड़ रुपया दुकान में लगा दिया, अब उसके बाद आप अंदाज़ा करते हो कि यार 50 लाख का सामान हो और कोई 2-3 महीने में ये पैसे रिकवर होने हैं, जाके मैं जो कारोबार कर रहा हूँ 2-3 महीने की मेरे मुलाजमों की तनख्वाहें हों, बिजली का बिल हो, ये सारी चीज़ें तो अब तब आएंगी जब पैसे वापस आएंगे, चीज़ें बेची उनके पैसे आएंगे, तो तब तक ये मेरे पास कोई 1 करोड़ और होना चाहिए। कितने दिन के लिए होना चाहिए? वो वर्किंग कैपिटल साइकिल बताएगा कि लेट से आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा हो जाना है 3 महीने में, 90 दिन में, तो आप जिससे 1 करोड़ रुपया उधार लोगे वो 3 महीने के लिए लोगे। बात समझ आ रही है? या अपने वाले पैसे अरेंज करोगे तो जहन बना के आओगे कि 1 करोड़ दुकान पे लग गया, 1 करोड़ मुझे चाहिए जो मेरे बिजनेस में 3 महीने घूमेगा। कैसे घूमेगा? जेब से निकल गया, चीज़ें खरीद के आ गई, फिर चीज़ें बिक गई, उधार पे भी पैसे नहीं आए, फिर पैसे वापस आए, तो ये पूरा साइकिल हो गया। तो कितने अरसे के लिए आपको वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? 30 दिन, वो जितनी भी हो आपके अपने बिजनेस के हिसाब से। तो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज क्या कहती हैं? वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी क्या है? इनको कम से कम दिन पे रखो ताकि ये रिक्वायर्ड फाइनेंस आप कम से कम दिन के लिए आपको कहीं से अरेंज करना पड़े।
और जितना जल्दी ये वापस आएगा, प्रॉफिट घर ले जाना है तो घर ले जाओ, अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो इस प्रॉफिट समेत दोबारा फिर इसको भेज दो। री इन्वेस्टमेंट यही होती है ना, आपने करोड़ रुपया लगाया और फिर 1.25 करोड़ वापस आ गया, अब आप घर कुछ नहीं लेके गए, आपने 1.25 करोड़ फिर लगा दिया तो वो फिर और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये चक्कर चल रहा है। तो जितनी बार ज़्यादा लग जाएगा वो बेहतर है। तो वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज क्या बताती हैं? डेटर कितने दिनों में रिकवर कर लेते हैं हम, क्रेडिटर को कितने दिन में पे करते हैं, इन्वेंट्री कितने दिन में बेच लेते हैं, इनको नेट करके क्या आता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, इसमें फिर हमने कहा था, मैंने कहा था आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है आपने, क्रेडिट डेटर्स एवरेज डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, बाकी सारे इसी से निकल आते हैं। फिर इस रेशियो को उल्टाएं तो टर्नओवर भी। ठीक है, अब ये रेशियो बता रही है डेटर्स 14 दिन में पैसे देते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश, डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 14 डेज और कन्वर्टेड टू कैश 25 टाइम्स इन अ ईयर। तो जितने कम दिन जितनी ज़्यादा दफ़ा बेटर, उलट बात है, जितने कम दिन उतना बेटर, जितनी ज़्यादा दफ़ा उतना बेटर, दफ़ा नहीं वो दफ़ा वाला दफ़ा जी। इन्वेंट्री डेज, कितने दिन में इन्वेंट्री आपकी सेल में कन्वर्ट होती है, कितनी दफ़ा कन्वर्ट होती है, इसी को टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जितना कम उतना बेटर। फिर ये थोड़ी सी बात की थी कि ये 3 डिफरेंट किस्म की इन्वेंट्रीज आ जाएं तो कोई मसला नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए कंज्यूम से डिवाइड करना, वर्किंग प्रोसेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से डिवाइड करना और फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ सेल से। अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं, आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, देख लिया हमने। ठीक है, क्रेडिटर डेज बहुत ही क्रिटिकल है ये, इसको कभी भी यूँ नहीं कह देना हायर इज़ बेटर, कभी नहीं। 2 सिचुएशंस हैं, या तो क्वेश्चन में वो आपको बता देगा अलाउड क्रेडिट पीरियड 30 डेज़ है, अब ऐसी सूरत में आप क्या कहोगे? भाईजान अगर 30 दिन के लिए अगला उधार दे रहा है तो आप बेलने में बाजू आया हुआ है कि आप 19 दिन में पे कर रहे हैं, मुफ्त का फाइनेंस आप मिस कर रहे हैं। एक बंदे ने कहा है 30 दिन में पैसे देना, तो 30 दिन में दो ना। और अगर वो कहता है 30 दिन क्रेडिट पीरियड अलाउड है और आपके डेज आ रहे हैं 40-50, तो क्या कहोगे? भाईजान जल्दी पे करें, क्या कर रहे हैं, आपकी गुडविल ख़राब हो रही है, आपको इतना क्रेडिट पीरियड अलाउड है उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं। ये तो तब है जब क्रेडिटर के टर्म्स उसने बता दिए, क्रेडिट टर्म। ठीक है, और अगर वो नहीं बताएगा तो फिर ये इस तरह से जुमला लिख के एफिशिएंसी झाड़ देंगे। दिस रेशियो इज इंटरप्रेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द क्रेडिट पीरियड अलाउड। पहले क्या लिखोगे? दिस रेशियो इज टेलिंग दैट आर क्रेडिटर्स, वी पे आर क्रेडिटर्स इन 19 डेज और वी पे आर क्रेडिटर्स 19 टाइम्स इन अ ईयर। अब अगर तो उसने क्रेडिट टर्म्स दे दी तो जैसे मैंने कहा वैसे इंटरप्रेट करोगे। अगर वो कहता है कि 30 डेज क्रेडिट पीरियड अलाउड है तो आप कहोगे कि दे शुड यूज दीज एक्स्ट्रा 10 डेज एज दिस इज आ फ्री फाइनेंस अवेलेबल। ठीक है, और अगर वो लेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि सजेशन उनको देंगे कि दे शुड पे देयर क्रेडिटर्स अर्लियर बिकॉज लेट पेमेंट में हैम्पर देयर गुडविल, इस तरह की बात कर देंगे। और अगर ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि क्रेडिट टर्म्स क्या हैं तो फिर वो बात बताने के बाद आगे बस ये बोल दोगे दिस रेशियो इज इंटरप्रेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट क्रेडिट पीरियड अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ओके। अच्छा, बाय द सप्लायर, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर बोल गया तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने देखो ये उस दिन का ही लिखा हुआ है ना इंपॉर्टेंट। इट इंडिकेट्स, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बताता है? इट इंडिकेट्स दैट ऑन एवरेज बीएल नीड्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फॉर 87। ये जनरल कर दूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल suggests या tells that for how many days working capital requirement is needed to be financed। ऐसे ही ज़रा मुश्किल हो गया जुमला, रहने देना, ना लिखें, आगे फास्ट पेपर में आसान वाला लिखवा देता हूँ। बस अगर यही मसला है ना, आप लोगों को लगता है कि शायद हम रट्टा लगा लें इंटरप्रिटेशंस को, कुछ चीज़ें मैं बोल दूंगा वो बार बार लिखनी है, मतलब सवाल सोल्यूशन से मैच क्यों नहीं कर रहा होता एग्जैक्ट, कि हर दफ़ा भाई अंग्रेज़ी है ना, मैंने पिछली क्लास में जो लिखवाई है इस क्लास में उससे डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए मैंने लिखी मिटाई नहीं थी अपने लिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं ही अब जुमला बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बोलूँगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, बात बीच में वही होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो हो सकता है, इसी को प्रैक्टिस से हमने काबू करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमारी मशहूर ज़माना लिक्विडिटी रेशियोज़ आई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज़ आउट ऑफ करंट एसेट्स, 2 रेशियोज़ थी, करंट और क्विक। ठीक है जी, इनके बारे में हमने यही बात
कर ली थी बड़ी तफसील से। करंट रेशो का मतलब क्या है, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी कंपनी हैज़ कितने करंट एसेट्स और कितने क्विक एसेट्स, दूसरी रेशो आ गई थी। तो इसके अंदर हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। इनको एक नज़र ऐसे ही डालोगे, सारी बातें ज़हन के अंदर रहेंगी। ठीक है, ये रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद आ गई थी हमारी डेट। ये आपकी, मैं बता आपकी यूजुअल नहीं रेशो रही आपकी, वैसे ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया था, लेकिन अनयूजुअली हाई रेशो आ गई लेट्स सवाल में, तो आप क्या कहोगे, आप यूँ लिखोगे कि अ सजेस्टेड आइडियल करंट रेशो इज़ 2:1। अब आगे नहीं ये वाली बात लिखनी, आगे फिर यूँ करना है, बट दिस इज़ एन अनयूजुअली हाई रेशो, हाई करंट रेशो विच मे बी एन इंडिकेटिव, करना मे ही है, पता नहीं असल बात क्या होगी, ठीक है, विच मे बी एन इंडिकेटिव ऑफ स्लो मूविंग ऑब्सोल्यूट स्टॉक, डिफिकल्टी इन रिकवरिंग डेट्स और एक्सेस सेशन। तो होगी इंटरप्रिटेशन, और क्या, मैंने यही इंटरप्रिटेशन करनी तो सिखाई है, लेकिन ये पेपर्स के अंदर, पास पेपर्स के अंदर करेंगे, पेपर्स के अंदर प्रैक्टिकली करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको पिछले 2 दिन से, संडे भी लगाया, कल भी थोड़ा टाइम लगाया कि रेशो बताती क्या है। अब इसकी इंशाल्लाह अप्लाइड नॉलेज अब आ जाएगा ना आगे आपके पास, वो जब पास पेपर में आप अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो, लिवरेज रेशो, गियरिंग रेशो भी कहते हैं इसको। डेट ओवर इक्विटी करो सिर्फ, या डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट करो, दोनों तरह से ये जवाब देती है। लेकिन डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट वाली है तो ये रिस्की होगा, ये कंपनी रिस्की होगी अगर रेशो इज मोर देन 50%। और ये वाली का केस जो है वो डिफरेंट था। इसमें क्या था, ये कंपनी रिस्की कब हो जाएगी, जब रेशो 100% से ऊपर हो। तो बहरहाल मैंने आपको यही वाली सिखाई थी बेटा, ये रेशो घर पे कैलकुलेट की थी। ठीक है, इस रेशो के अंदर मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये चलें ये देख लें, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया था कि अगर ये सिचुएशन बन जाए तो क्या हम कह रहे हैं, 50% डेट है इस कंपनी का, 50% इक्विटी है। ठीक है, अब ये एज पे है, इससे ऊपर अगर डेट बढ़ गया तो ये कंपनी रिस्की क्यों हो जाएगी, कंपनी के अंदर मालिकों का अपना पैसा कम है, दूसरों का ज़्यादा है। ठीक है ना, यही बात अगर मैं डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट वाली की बजाय सिर्फ लिखूं इक्विटी ओवर डेट, सॉरी डेट ओवर इक्विटी इनटू 100, तो आंसर क्या आता है। तो यही वाली बात अगर में सिर्फ इक्विटी रख के करोगे तो ये 100 लिमिट है, इससे क्रॉस करने पर ये रिस्की बनेगी, ये वाली बात कर रही थी। ठीक है, खैर मैंने कहा था कि आपको जब ऑप्शन दे तो कोई ज़रूरत नहीं है उस तरफ, वो ज़रा समझना 100% वाला मुश्किल है, ये आसान है। तो आप क्या किया करो, डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट कर लिया करो। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो इससे वो पता लग जाता है आपको 50%, आपको तो पता 40% आपको हो गया, अच्छा मतलब 60% हमारा अपना पैसा है, 40% किसी का है। ठीक है, 30% जी, 70% हमारा अपना है, 30 ये ज़रा ईजी है समझना, इसलिए इसको इस तरह से कर लिया था। फिर रिस्की कौन सी है ये बता दिया आपको। इसके अंदर 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स थे। ठीक है, अगर हाई गियर्ड कंपनी है तो उसको जो है वो मुश्किल होगी नए लोन लेने के अंदर, और उसको एक रिस्क ये भी लाहक होगा कि जब इतने ज़्यादा लोन्स हों तो ज़ाहिर है उनकी रीपेमेंट्स, किस्तें भी तो आ जाती हैं ना, हमें भी तो, मुल्क को भी तो मसाइल ऐसे ही थे ना, किस्त आ गई, ड्यू होगी, पैसे नहीं है, तो ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होंगी तो फिर इनकी पेमेंट के लिए भी टेंशन होगी, ये रिस्क है कि भी डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चले जाएँ। ठीक है, उसके बाद PBIT ओवर इंटरेस्ट कवर रेशो, ये भी डेट रेशो ही है। पहली रेशो के अंदर हमारा जो लेंडर होता है वो देखता है मेरा प्रिंसिपल सिक्योर है या नहीं, और दूसरी रेशो के अंदर हमारा लेंडर ये देखता है कि मैं ये जो पैसे इसको दूंगा इसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर सकता है या नहीं। अब हमारे सवाल के अंदर इंटरेस्ट कवर 16.5 टाइम्स आई, मतलब टू पे ₹1 इंटरेस्ट कंपनी है 16.5 प्रॉफिट अवेलेबल, यानी यूँ भी कह सकते हैं कि इवन आफ्टर पेइंग करंट इंटरेस्ट कंपनी विल स्टिल हैव 15.5 रुपीज़ लेफ्ट। तो भाई बैंक कहेगा बेहतरीन हो गया, बड़े प्रॉफिट्स हैं, हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट दे के भी इनके पास इतने प्रॉफिट्स बचते हैं, दे दो इनको लोन, हमारा भी इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट्स हैं इनके पास। ठीक है, तो ये रेशोज थी जनाब।
अब इन रेशोज़ की बेस के ऊपर हमने इंटरप्रिटेशंस करनी होती हैं। तो हम आए और आके हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अच्छा जी, पेज नंबर 798, ये कितने बच्चों ने किया था? चलो कुछ तो बेच किया, 7 8 10 थे। ऐसे तो नहीं कि गोली कराई है। ये मैं चेक भी करना शुरू करूँगा अब इंशाल्लाह ईद के बाद ना। मैं जो सवाल दिया करूँगा जो हो गए हैं ये सारे मैं आपके रजिस्टर पे लिखे हुए देखूँगा, और लिखा हुआ देख के पता लग जाएगा किसने कॉपी पेस्ट किया और किसने खुद से कोशिश की है। ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू शेयर डिस्ट्रीब्यूटर, सेल परचेज, बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस ब्रीफली। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कैश साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, एक ही बात है। इस पेज नंबर नहीं मिल रहा अभी तक, 798 है। तो कैश साइकिल कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है आपको पता है? डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज लेस क्रेडिटर डेज इज इक्वल टू कैश साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। तो डेटर डेज भी निकालने पड़ेंगे, क्रेडिटर डेज भी निकालने पड़ेंगे, इन्वेंट्री डेज भी निकालने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके ये निकलेगा। तो शुरू करते हैं। अब याद रखने वाला फॉर्मूला सिर्फ कौन सा था? मैंने ये कहा था ना, आप डेटर ओवर क्रेडिट सेल्स इंटू 360 याद रख लें। अगर इन्वेंट्री डेज आएगा तो एवरेज डेटर्स की बजाय एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स से। और अगर क्रेडिटर डेज आएंगे तो ऊपर एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएंगे और नीचे परचेजेस। ठीक है ना? तो एक ही याद रखा हुआ है। अब टर्नओवर, इन्हीं रेशोज को उल्टा दो, 360 से मल्टीप्लाई ना करो। 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सवाल ने कहा था अज्यूम अ 360 डे ईयर। क़यामत वाला दिन ही आ गया। अच्छा, अज्यूम अ 360 डे ईयर। ठीक है। अब अगर सवाल में ऐसे ना बताए तो फिर 365 लिया करेंगे। ठीक है। अब शुरू करते हैं जी काम। एवरेज डेटर्स नहीं निकल सकते क्योंकि, अच्छा स्केल लेके जाना पर्चे में, देखो ऐसे ज़रूरत पड़ गई मुझे आज। ट्रेड रिसीवर्स कितने हैं? 50। वैसे गलत फिगर भी उठा सकते थे, तो स्केल लेके जाना साथ, इस काम के लिए भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है ना। ठीक है। तो एक छोटा सा स्केल साथ पड़ा हो इतना सा, तो क्या कहता है वो, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, एवरेज डेटर्स लेने थे, एवरेज तो हो नहीं सकते, तो रेशो तो नहीं निकलेगी भाई। अगर पॉसिबल हो, मैंने कहा था, तो फिर एवरेज लेना है। अब पॉसिबल ही नहीं है, उन्होंने दी ही क्लोजिंग बैलेंस शीट हुई है, तो बस ठीक है, पर क्लोजिंग डेटर्स उठाओ, नहीं हो सकते एवरेज। ठीक है। ओके, कैलकुलेट कर ली जी, कर ली कैलकुलेट, कर ली होगी घर पे ही हमने। 50 एवरेज डेटर्स, वही डेटर्स, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स 300 इंटू 360 इज इक्वल टू 60 डेज। इन्वेंट्री डेज के लिए जी, इन्वेंट्री डेज के लिए इन्वेंट्रीज पकड़ो, कितनी है? 30, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 150, तो 30 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 360, 72 डेज। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्रेडिटर डेज निकालने हैं, एवरेज क्रेडिटर्स पकड़ो, ये 21 क्रेडिटर्स आ गए। और परचेजेस, अच्छा परचेजेस सवाल में गिवन है, अच्छी बात है। नहीं थी तो आपको याद है हमने पूरी कोशिश की थी, इन्वेंट्री का लेजर बना के ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल डाल के परचेजेस निकाली थी। तो अगर डाटा अवेलेबल हो, परचेजेस ना निकली हुई हो तो निकाल लेंगे, और अगर ना होता इतना डाटा अवेलेबल तो मजबूरन फिर कॉस्ट ऑफ सेल ही ले लेते जी। जी, तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या आया? 60 प्लस 72 माइनस 54, 78 डेज। अब ये 78 डेज के बारे में उसने कहा है थोड़ा सा बताओ ब्रीफली कि ये होता क्या है। हम इसको कहेंगे कि ये वो टाइम है जो
गुजरेगा हमारी जेब से पैसे निकलने से लेकर हमारी जेब में पैसे वापस आने तक, यानी टाइम लैप्स्ड, ये लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ, टाइम लैप्स्ड बिटवीन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड रिसीट फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है ना जी। रिसीट अब कैश में भी आ सकती हैं, उधार पे दी है तो बाद में आए तो रिसीट ऑफ सेल ही ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा जी कि दिस इज द टाइम पीरियड elapsed बिटवीन पेमेंट फॉर परचेजेस एंड रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। एक तो ये बात हमने बता दी कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। अब अगली बात उसने क्या पूछी है, सिग्निफिकेंस बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। इंपॉर्टेंस क्या है जी, अभी अभी बता के आए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने हाईलाइट करवाया था। क्या इंपॉर्टेंस है, बोलो, फूटो, आ ही गए हो तो अब बोलो जी, अब बोलो बच्चों। ये कम नहीं होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बताता है कि इतने दिन के लिए इनको इन्वेस्टमेंट दरकार है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये इतने अरसे के लिए ये फाइनेंस अरेंज करके ये बिज़नेस में आए, या किसी वक्त इनका जो बिज़नेस चल रहा है तो इतने अरसे के लिए इतने दिन का वर्किंग कैपिटल इनके पास होना चाहिए, इतने पैसे इनके लिए अलग होने चाहिए जो वर्किंग कैपिटल में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है, the period suggests that this period suggests that SDL is required to arrange investment in working capital for 78 days। तो बच्चों इस तरह से हमने रेशो के सवालों को डिस्कस किया करना है, आपने ऐसे करके इनको आना है। ये आप देख लें अप्रोच क्या है, और आपकी अप्रोच क्या थी आपने खुद ही देख लिया। सो प्लीज़ ले लें पिक्चर अगर लेनी है तो। चलें आगे, चलें जी। अब रेशोज में मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, ठीक है। ये तो होमवर्क था ही। देखें मैं इस सवाल की बात कर रहा था ना कि कोई बच्चा कह रहा है हमने क्या करना इंटरप्रिटेशन सीख के, रेशोज आती हैं ना, आधे नंबर तो आ जाएंगे। तो ऐसा सवाल फिर आ गया, उसने रेशोज निकाल के दे दी पिछले 3 साल की, और इंडस्ट्री एवरेज भी दे दी। इंडस्ट्री एवरेज आप कैलकुलेट नहीं करते, ये हमेशा गिवन होती है, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे क्या कह रहा है जी, इन्होंने कोई दावा किया डायरेक्टर्स ने, ज़रा क्रिटिकली एनालाइज कर दो। अब रेशो हुई निकाल के दे दी। ऐसे कई सवाल मिलेंगे आप, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन सीखनी है हमें, ठीक है। फिर पार्ट 2 के अंदर डिस्कशन अब कल ही होगी जाहिर है। उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो 12 नंबर के लिए। अब ये आपने डिसाइड करना था कौन सी निकाले। पागलों की तरह शुरू हो जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी की 10 रेशोज हैं मेरे ख्याल में, तो जीपी नेट प्रॉफिट 2 पकड़ो, उसी में एक्सपेंसेस की भी बात कर लेंगे। बात समझ आ रही है। उसके बाद अब वो बाकी होती है एसेट टर्नओवर कर लो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी एसिड में से भी कोई एक आधी कर लो, ठीक है, काफ़ी है। 12 नंबर भी तो देखने, तो ये चीज़ें सीखेंगे हम पास पेपर्स में, ठीक है ना। लेकिन ट्राई करना पहले ब्लाइंडली। लिक्विडिटी की हैं ही 2, और वर्किंग कैपिटल की, अब अगेन वर्किंग कैपिटल की 7 रेशोज़ हैं, 7 नहीं है दरअसल 4 ही हैं। और उनको मैंने कहा हुआ है कि बस कहे या अलग अलग ना कहे, आप दोनों इकट्ठी कर ही दिया करो। एक कैलकुलेटर पे उल्टाना है और एक जुमले के आगे एडिशन ही करना है, ठीक है। और फिर अब ये देख लो कि इधर 4 रेशोज़ यहाँ पे आ रही हैं, 2 रेशोज़ इधर आ रही हैं, 6 हो गई। अब यहाँ पे आपने देखना है 2 प्रॉफिटेबिलिटी वाली और 2-3 और भी कर लो। अब इन सब पे इकट्ठा करके कमेंट करना है, क्योंकि उसने एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, एनालाइज लिक्विडिटी, एनालाइज वर्किंग कैपिटल रेशो, तो इकट्ठी भी करनी आती हों और अलग अलग भी आपको, अलग अलग उसी के अंदर ही पॉइंट पड़े होते हैं, वो भी आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन 5 और 6 बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं इस तरफ नहीं जा रहा। इसमें वो सारा कुछ करके दे देता है और कहता है वजह बताओ, इंक्रीज डिक्रीज की वजह बताओ। ये रेशोज हैं, क्यों जी कम होगी इसकी इंडस्ट्री से, पिछले साल से क्यों कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, ये सारी बातें हमने रीजंस ऑफ वेरिएशन बतानी होती है। तो ये भी एक बात होती है रेशो के टॉपिक में, करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो वक्त नहीं आया। आज आपका होमवर्क है 7, बड़ा अच्छा सवाल है। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं दी उसने, कुछ रीजंस भी बता दी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो ज़रा करो कंप्यूट ये रेशोस 8 नंबर के लिए,
और कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव इंफॉर्मेशन 4 नंबर की। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें 8 नंबर की सिर्फ कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो ये होमवर्क में आपके आ गया, डन हो गया और सही है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि इसके अंदर मसला है। इसके अंदर जो मसला है ये अब मैंने साकिब को कह दिया कि क्लास के बाद हम देखेंगे आराम से। ये मसला है, ये गलती है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहा जा सकता वो गलती होगी बस कर लो सही। तसल्ली से एक बार देख लूँगा, मैं फिर बताऊँगा 5 से 16 सफ़े के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ICAP की किताब के अंदर भी ये ऐसे ही है, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ है। अच्छा जी, आज यही पास पेपर 1 करेंगे हम आज इंशाल्लाह। चांद पेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लो होमवर्क, हद हो गई यार, क्लास वर्क है, क्लास वर्क। तुम पानी पियोगे मुझे नहीं याद आएगा तो नहीं पढ़ो। आओ जी, चांद पेंट्स है पेज नंबर 494 पे। अगर आप लोग पहुंच गए हो तो प्लीज़ बता दीजिए। मैं पानी पी लूँ अब। चलिए गपशप खत्म हुई, सवाल शुरू करते हैं। चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स, प्रिपेयर आ ना इनकम स्टेटमेंट ना बैलेंस शीट, सीधा ही प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इग्नोर जो करना है वो कर दिया बस, जब जो एक चीज़ इग्नोर करनी है तो छोड़ें फिर। अच्छा, और दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर 16। तो हमारा साल कौन सा है जी? हमारा साल 16 वाला है। 30 जून 16 का मतलब वो साल जो 1 जुलाई 15 को शुरू होकर 30 जून 16 पे ख़त्म हो, 16 वाला साल। उससे पिछला 15 वाला साल। ठीक है, अब क्या फरमाते हैं चांद पेंट्स वाले कि हम एंगेज्ड हैं, वो वाला एंगेज नहीं तुम समझ रहे हो, ईद पे जा रहे हैं, बच के रहना। चांद पेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स। इन April 16 it was discovered that certain errors have been made in the financial statements for the year 16 में पता लगा। 1 अप्रैल 16 का मतलब क्या है? 1 जुलाई 15 है ना, ये 31 दिसंबर 15 आ गया, ये 31 मार्च 16 आ गया। तो यहाँ कहीं पे 1 अप्रैल 16 पे उन्हें पता लगा कि इस साल में कोई गलती हुई थी, प्रायर ईयर एरर। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, इन April 16 it was discovered that certain errors had been made in the financial statements for the year ended 30 जून 15। the errors were corrected in 16। ये तो गलती नहीं है कि एरर को 16 में करेक्ट किया। 15 की गलती 16 में पता लगी है तो क्या फिर डोरेमोन तो नहीं है ना? मैंने कहा हुआ है कि आप टाइम मशीन में बैठ के 2015 में जाके सही कराएंगे। भाईजान आपको 15 की गलती 16 में पता लगी है तो 16 में ही ठीक करेंगे। हम आज तक ऐसे ही करते आए हैं। ठीक है, और सही है ना? अच्छा, द एरर्स वर करेक्टेड इन 16। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब आपके जहन में वो सवाल भी आएगा जो मैंने अभी कहा है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। उसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी जिसमें उसने कहा था पिछले साल की डिप्रिसिएशन 1 रुपये की थी, वो पिछले साल की बजाय उसने गलती सही इस साल में कर दी। तो हमने कहा हो इस साल को रिवर्स करो उसको। वो और इस सवाल में क्या डिफरेंस है ये अब कल बताऊँगा। इसको घर पर सोचोगे ना, परेशान हो गए, वहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर वैसे क्यों, तो वो भी इंशाल्लाह कल। फिलहाल छोड़े। ठीक है, फिलहाल इसको फोकस करें कि हमने 15 वाली गलती 16 में पकड़ी है और उसको 16 में सही कर दिया। अब ये तो आपको पता ही है कि वो तंग आ गए कि ये हर रोज़ खुद लिख लेते हैं ड्राफ्ट और ऑडिटेड, तो हम खुद ही लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है जी। 15 ऑडिटेड मतलब वो जो यूज़र के पास जा चुकी है, जिसमें गलतियां थीं जो पकड़ी गई हैं अब। और ये तो 16 है ना, ये तो अलग हो गया। अब गलतियां किस में सही करनी है? क्योंकि इस पूरे सवाल के अंदर नहीं, किस साल में सही करनी है? 15 वाले में ना, क्योंकि इस पूरे सवाल में क्या कह रहा है, 15 गलतियां 16 में पकड़ी गई। 16 की गलती नहीं बता रहा वो,
सवाल ख़त्म हो गया आगे। आप लोगों ने घर पे ट्राई, कितने बच्चों ने ये वाला ट्राई किया था? ये 3-4 बच्चे बस पढ़ रहे हैं आजकल, बाकी तो ऑफिशियली उस मोड पे लगे हुए हैं। ईद के बाद करेंगे। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, ये ईद से पहले को 10 को दिन पहले ना ये मोड ऑन होता है पाकिस्तानी अवाम का। जो भी काम है ना वो ईद के बाद, जो भी काम है वो पढ़ाई शुरू करेंगे ईद के बाद करेंगे, ठीक है ना। फलां काम को ईद के बाद इंशाल्लाह देखते हैं, हाँ ईद के बाद वो मोड चल रहा है। 4-5 बच्चों के अलावा सबका वो मोड ऑन हो। वो खुदा आदा वास्ता जी, पेपरों के बाद फिर पेपर दे लेना, तैयारी बाद में कर लेना। आई के अपने ना पेपर लेट करना है इस वजह से कि इस अटैम्प्ट में 3 छुट्टियां आ रही हैं, 2 ईदों की, 1 मुहर्रम की, ना उन्होंने पेपर को आसान कर देना है। इस वजह से कोरोना आ गया था, घर बैठ के बच्चों ने पढ़ा था, पर्चा उनका वैसा ही आया था, बस सवालों के अंदर नाम वही आ गए थे, वो जो आप आजकल पढ़ते भी हैं, कोवैक्सीन और पता नहीं फलां चीज़ और फलां वो। सही है, ज़रा ध्यान खुद करना है। सवारियाँ तिस्मान की हिफाजत खुद करें, इंतज़ामिया सिर्फ बता सकती है, जिम्मेदारी इसकी नहीं ले सकती कि आप जो है वो वहाँ पे आपके साथ क्या हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करें। प्रेशर ब्रेक। अच्छा, तो 15 में पता चला, 16 में पता चला कि 15 के अंदर गलतियाँ हैं, 16 की कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब ये है वो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़र के पास अलमारी में पड़ी, ठीक है। अब इनमें क्या गलती थी उसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि सेल्स टैक्स कमीशन में कितनी गलती थी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या गलती थी, सेलिंग एड में, लेकिन बेताशा चीज़ें आज। ये सवाल इसीलिए करवा रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें हम देख लें, ठीक है। उसने तो ये बता दिया करेक्शन के बाद वाला 15 ये है, ये वो 15 है जो यूज़र के पास पड़ा था जिसमें गलतियां थी, और करेक्शन के बाद वाला 15 ये है। इसका मतलब ये सही फिगर और ये गलत। और बोलो, इसको मैं कह सकता हूं कि ये रॉन्ग है। जी हाँ, क्योंकि हमने नोट के अंदर ना ओरिजिनल लेना होता है ना रॉन्ग लेना होता है। एरर करेक्शन नोट बना रहे हैं, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं बना रहे ना। घर पे सवाल किया होता तो पता होता ना तुम्हें। हम नोट के अंदर क्या करते हैं जी, आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई एसओएफपी में क्या करते हैं बताओ, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, और क्या करते हैं। तो हमें चाहिए ही क्या, इंक्रीज या डिक्रीज आफ्टर करेक्शन, क्योंकि हम करेक्शन एरर करेक्शन नोट के अंदर क्या बता रहे होते हैं, ये गलती हुई थी, इसको सही किया, उसका ये असर पड़ा। वो कह रहे हैं ये गलत था, ये सही वाला है। हमने कहा इससे तो नोट नहीं बनेगा, नोट तो बनेगा कि कितने से तुमने गलती को सही किया, किसको बढ़ाया किसको कम किया, हमें तो वो चाहिए, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग है, और ये फिर आफ्टर करेक्शन है, ठीक है, जिसको हम ओरिजिनल कह दिया करते थे, लेकिन उसने कहा ये सही वाला है। अब क्या कर लें, इंक्रीज डिक्रीज यही निकाल लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। 1 बाय 1 हर एक का इंक्रीज डिक्रीज निकाल लेते हैं। शुरू कर दें जी, शुरू कर दें जी। अब हमें फ़िलहाल इसको छुपा देना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है इसको, ठीक है। हमें तो सिर्फ, वैसे भी ना बेटा एरर करेक्शन नोट है, 16 की गलती होती भी तो नोट में नहीं जानी थी। यू नो आई नो यू नो, ओके। तो 16 की गलती होती भी तो नोट में नहीं जानी थी, हाँ, लेकिन वो 16 की गलती ही नहीं है, ओके, सिर्फ 15 की गलती है। चले शुरू हो जाएं फिर। 7 पे था गलत एक्सपेंस, अब 8 पे चला गया है सही होकर, तो एक्सपेंस में आपने करेक्शन करते हुए बढ़ाया है इसको या कम किया है, बढ़ाया है। इंक्रीज पॉजिटिव के साथ शो करते जाएंगे, डिक्रीज नेगेटिव। यहाँ पे वहाँ पे नहीं करते हम पॉजिटिव, अभी नोट बनाएंगे ना वहाँ पे हम इंक्रीज डिक्रीज अंग्रेजी में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कर लें, ठीक है जी। बोलो 3। अच्छा वैसे एक बात है, पिछली क्लास में पॉजिटिव नेगेटिव किया था, इस पर वैसे भी लिख सकते हैं 330 से, बार बार क्या सोचते रहेंगे, फिर वहाँ पे फिर सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 44 तो सेम है 633 था 606 पे ले गए, यानी ये चीज़ जो भी है ये बाद में देखेंगे, हमें क्या ज़रूरत है उसको देखने की, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो भी आइटम है ना, ये गलत थी 633 पर पड़ी हुई, जब सही हुई तो 606 हो गई, यानी ये जो भी चीज़ है वो कम हो गई है। कितने से कम हुई है, हैं 27 से डिक्रीज। ये जो भी चीज़ है
ये 2.4 से सही की गई तो 2.6 हो गई। इंक्रीज 194 से इंक्रीज, जो भी चीज़ है वो बाद में देखेंगे। अगर इनकम इंक्रीज हो रही हुई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा, अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये वो रूल 1 है जो जिस दिन पहले दिन लिखा था आप लोग हंसे थे, लेकिन अब देख लो जान नहीं छुट्टी उससे अभी तक। तीसरा टॉपिक चल रहा है उस करेक्शन के बाद, ठीक है, लेकिन ये साथ है हमारे। इजी नहीं लेना किसी चीज़ को जी। 2.1 पे एक चीज़ थी, 21 पे पड़ी थी, 22 पे ले गए, सही करने के लिए बढ़ाया। ये जो भी चीज़ है इसको कितना बढ़ाया, 105 से बढ़ा दिया, इंक्रीज। 515 से 467 कम, 48 से डिक्रीज। 509 से 427, 82 से कमी आ गई। समझो ये गिवन ही नहीं, ठीक है। थोड़ी देर मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा, वरना तो 1 मिनट में आपने ये भी कर लेना। खैर चलें आगे बढ़ें जी। बैलेंस शीट आइटम्स पढ़े हैं, ओह सॉरी पता नहीं क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। 2 से 16 पे, 2000 से 1600 पे चला गया तो कम हुआ, 412 से डी क्रीजे। नेक्स्ट 86 से 88 पे चली गई ये चीज़, 224 से इंक्रीजे। नोट तो बन गया, सिर्फ ये देखना है कि क्या था। ओ अच्छा, ये सारे इनकम स्टेटमेंट आइटम्स थे, ये सारे बैलेंस शीट के, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है, इंक्रीज इन सेल टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट्स एटसेट्रा 330, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 27, इंक्रीज इन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 194, इंक्रीज इन एडमिन एक्सपेंस 105, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग चार्जेस 48, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम 82, और प्रॉफिट का इम्पैक्ट बाद में फरमाइशी प्रोग्राम। ये तुम रख लो, ओके। तो बनाते हैं नोट। नाम बताएंगे बिजनेस का, चांद पे जाना है, अच्छा चांद पेंट्स कह रहे हैं आप, चांद पेंट्स लिमिटेड, सीपीएल लिखा हुआ तो पर्चे में सीपीएल ही लिखा करें जी। क्या बना रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे। आप किस साल के नोट्स बना रहे हैं, पूरा फॉर द ईयर लिखना है। 30 जून 2015 का है ना, और भाईजान उस 15 तो गुजर चुका था। 15 की तो बैलेंस शीट के ऊपर आपने और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वो आर लिखना है लाल वाला, जिस वजह से ये नोट बन रहा है। 16 के अंदर खड़े होके बन रहा है ये नोट, ठीक है। 16 में गलती सही की और 16 में हम बताएंगे, कोई नंबर सिंबर लगवाओ। 24 एरर करेक्शन नोट, करेक्शन ऑफ एरर लिख लें, एरर करेक्शन लिख लें, आपकी मर्जी। किसी ने प्रायर ईयर एरर लिख दिया वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब थोड़ी सी अंग्रेजी मारनी है सवाल से देखकर, ठीक है, मारें। चल ड्यूरिंग द ईयर, बाबा चांद चूंद ये वो नहीं हो, डेटे शेटे नहीं, बस थोड़ा सा बताओ। ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सर्टन एरर्स हैड बीन मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 15, बस। ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जरा थोड़ा ना आप पता लगेगा, इतना ही लिखना है बस, थोड़ा सा बताना है उनको कि हुआ क्या है। अब वो सर्टन एरर्स उसने बोले हैं, सर्टन ही लिखो ना। अब सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये बड़ा, ये कम हुआ, ये बड़ा, कोई एक आधी एडजस्टमेंट हो तो वो बंदा लिख देता है, वरना ऐसे ही लिखना है। तो ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट सर्टन एरर्स हैड बीन मेड in financial statements for the year ended 30 जून 2015।
ठीक है जी। अब द इफेक्ट ऑफ दिस एरर नहीं, दिस चेंज नहीं, दिस करेक्शन, थोड़ा सा एहतियात से लिखनी है ये बात। आपने इफेक्ट क्या एरर का बताना है? नहीं, आपने करेक्शन जो किया उसका असर बताना है। करेक्शन के बाद आप इंक्रीज करके डिक्रीज करके करेक्शन वाली पे नहीं देखा आपने, तो आपने इफेक्ट ऑफ करेक्शन बताना होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज बताना होता है, ना एरर बताना होता है ना पुरानी पॉलिसी बतानी होती है। ओके जी। तो इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स, यहाँ पे तो वर्किंग्स करनी थी, चलो आप उधर कर लेंगे। दैट लिख लिया ना आपने, सर्टन एरर्स हैव बीन मेड, ठीक है जी, ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। लिख लिया आपने। यहाँ मैं ज़रा वर्किंग साथ ही करता होता हूँ ना, आपको पता है, फिर ज़रा दूरी दूरी नहीं महसूस होती है आपको, ठीक है जी। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। जाहिर है 16 में खड़े हैं तो 30 जून 16, 30 जून 15 करेंगे, है ना? क्यों? करेक्शन ऑफ एरर के अंदर हम करंट ईयर को प्रेजेंट कभी नहीं करते। वैसे तो कोई गलती है नहीं, लेकिन पक्का कॉन्सेप्ट तो होती भी तो इसको यहाँ नहीं लिखते। इसी चेंज हो तो करंट ईयर को भी प्रेजेंट करना है, परिचय में लिख के नहीं काटना। ओके अच्छा जी। तो आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई बने बनाए सवाल के अंदर गिवन थे, यानी ये सवाल अगर बच्चे को IAS 8 के ऊपर ग्रिप है तो वो खुश होगा इस सवाल को देख के कि यार ये भी कोई सवाल है। नंबर देखो, नहीं अभी इस पार्ट के 10, और ये 10 मिनट भी नहीं लगने, 10 मिनट भी नहीं लगने थे जी। शुरू करें काम। इंक्रीज इन सेल्स टैक्स एटसेट्रा मैंने कर दिया, ठीक है। एक्सपेंस जी 330। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल में डिक्रीज है 27 का, तो डिक्रीज इन पूरा लिखना है आपने, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी एक्सपेंस होता है, कितना 27। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेलिंग एडमिन में इंक्रीज है, दोनों में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कितना 194, एडमिन में 105, तो इंक्रीज इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना 194, 194, और इंक्रीज इन एडमिन एक्सपेंसेस पूरा लिखिएगा प्लीज, 105। नजर आ रहा है एंड पे? नहीं नजर आ रहा? आगे आगे बैठे, फिर क्यों उधर बैठे? 194, ये आगे जगह खाली थी, आपको बैठने नहीं चाहिए था उधर। आ जाए आ जाए आ जाए, अभी भी कुछ नहीं गया। ज़रा नोट में चीज़ें ज़्यादा थी, इसलिए ज़रा मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। आ जाए बेटा, आ जाए, दोनों ही आ जाए आगे। तीसरी रो जगह खाली करें, चलें बाजी सवारी में बिठाएं, 2 और सीट खाली है। शाबाश, कंडक्टर हूँ मैं आप लोगों का, हद है वैसे। खुद बना लिए करें जगह, बना के बैठा करें जी। हाँ जी आगे चलें, 7 हो जाए बेटा, 7 हो जाए, कोई बात। एक आप तीसरी रो में बिठा लो, चलो मेहनत करनी पड़ी वैसे। नेक्स्ट डिक्रीज इन अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, जज़ाकल्ला। डिक्रीज इन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लिख लो अब, चार्जेस मुझे
48। और भी कुछ है? अदर इनकम में क्या है? डिक्रीज इन अदर इनकम, ठीक है। ऑपरेटिंग 82। और अगला काम फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट। इसके लिए हम वर्किंग्स के अंदर छोटी सी वर्किंग करेंगे। आज छोटी सी वर्किंग है, ठीक है। मैंने कुछ छुपाया हुआ है क्योंकि वहाँ से वो डायरेक्ट भी निकल आना था, ऐसे नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं, हम तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये देखिए जी, हमने कैसे करनी है इसकी कैलकुलेशन आपको पता है, देखते जाएं। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इनकम है। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, बस ये इनकम एक्सपेंस का इंक्रीज डिक्रीज देखना है। प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट लिखते जाएंगे। करें शुरू। एक्सपेंस में डिक्रीज तो प्रॉफिट डिक्रीज -330। एक्सपेंस में डिक्रीज तो प्रॉफिट में इंक्रीज। एक्सपेंस में इंक्रीज प्रॉफिट में डिक्रीज। एक्सपेंस में इंक्रीज तो प्रॉफिट में डिक्रीज। एक्सपेंस में डिक्रीज प्रॉफिट में इंक्रीज। इनकम में डिक्रीज, इनकम में डिक्रीज तो प्रॉफिट भी डिक्रीज, ठीक है। आंसर 636 से प्रॉफिट में क्या आ गया? ठीक है। ये प्रैक्टिस मैंने वैसे ही करवाई क्योंकि अगर आप प्रॉफिट्स को देखें तो गिवन थे ना ये, ठीक है। तो गलत वाला प्रॉफिट और सही वाला प्रॉफिट, इन दोनों का फ़र्क चेक कर लें तो डिक्रीज 636 था। लेकिन मैंने इसलिए छुपाया कि ये ना गिवन होता तो हमें पता तो हो, ठीक है। नेक्स्ट आमिर, दूसरे पार्ट के ऊपर जब जाएंगे ना, बी पार्ट पे, फिर आपने पार्ट 2 शुरू करना है, ठीक है। अभी चलने में उसके बाद आइटम्स अफेक्टिंग, ये परिचय में पूरा लिखना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अब चूंकि एरर करेक्शन है तो 30 जून 16 तो नहीं लिखना, 30 जून 15 होगा, 30 जून 14 भी होगा। अच्छा, अब 30 जून 15 तो प्रिंसिपली डिसाइडेड है कि होना नहीं चाहिए। ये क्या है जी? ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एरर करेक्शन नोट में करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन इसको डाटा नहीं है कि हम प्रेजेंट करें। अगर 14 की कोई गलती होती तो बैलेंस शीट 14 की हम बनाते, ठीक है ना। ओके डन। तो ये तो वैसे ही नहीं बनना, इसको मिटा दूं, समझ आ रही है ना, याद हो चुकी है वैसे तो अब ये बात, ठीक है जी। 14 अगर होता तो प्रेजेंट करते, लेकिन सवाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। शुरू करें जी। बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में क्या आ रहा है? डिक्रीज 412 का, और ट्रेड अदर पेबल्स में क्या आ रहा है? इंक्रीज। तो डिक्रीज इन, दिल तो बड़ा कर रहा है डेटर्स लिखूं, लेकिन जो उधर लिखा हो वही लिखना होता है आपने। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स जी 412, और ट्रेड अदर पेबल्स के अंदर इंक्रीज है 224 का। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स 220। रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए आपको तरीका बताया हुआ। ये सवाल इसलिए मैं ज़रूर करवाता हूँ, एक तो मल्टीपल आइटम्स, वरना सवालों में देखते थे आप एक इम्पैक्ट है फ़ौरन लिख लिया, एक तो मल्टीपल आइटम्स का इम्पैक्ट आता है इसमें, इसलिए छुपा लिया था, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर भी एक एसेट एक लायबिलिटी पहली बार आई, तो वो भी सिखाना था आपको। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो रीअरेंज की थी, एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकालना, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है एसिड, एसिड में क्या है?
डिक्रीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा -412। उसके बाद ये वाला माइनस अकाउंटिंग इक्वेशन की रीअरेंजमेंट वाला माइनस है, ये जो हमारे फॉर्मूला का माइनस है, ये वो आ जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस डिक्रीज माइनस, ये सिखाना था ना असल में। यानी अगर लायबिलिटी में तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे प्लस, प्लस प्लस जीरो प्लस। और ये अगर माइनस नहीं होगा, लायबिलिटी कम नहीं हो रही, लायबिलिटी बढ़ रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस रह जाएगा। ये बात समझ आई? अब ये भी इसी सवाल में सीखनी थी, इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आई। ठीक है और सही है। अब एसेट में क्या आया है? 12 का डिक्रीज, माइनस लगाया हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। लायबिलिटी में क्या आया है? इंक्रीज, तो प्लस, तो 24। तो आंसर नेट में क्या आ गया? ये माइनस प्लस माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस, तो 636 से क्या हो गया जी? रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या है भाई? देख लो, अगर प्रॉफिट्स के अंदर इस साल में सिर्फ गलती हुई है तो ये गलती का असर है, तो यही गलती का असर फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पे सेम ही पड़ना चाहिए था ना। हाँ, तो पिछले साल की गलती होती तो फिर दोनों साल की इकट्ठी यहाँ पे होकर और बात थी, बन गई होती, लेकिन यहाँ पे तो साल ही एक था, इसी गलती थी, तो सेम ही होना चाहिए था। बहरहाल हमने तो अपने तरीके वारदात के ऊपर ही रहकर 636 निकाल लिया। मुर्तज़ा किधर है? मुर्तज़ा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किताबों वाला बैग इधर ही छोड़ गया हॉस्टल में? ओ माय गॉड, कहाँ से आई है यार? वो मुझे दे दो यार, मैं लेता जाऊंगा, लेकिन वो फिर मेरे गांव पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने तो वहाँ से भी आगे निकल जाना है। सही बात है, उसे कह दो मुझसे पकड़ ले रास्ते में, मैं देता जाऊंगा। पढ़ाई ना रह जाए उस बच्चे की। लेकिन वैसे शर्म की बात है कि बच्चे जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं उस्ताद को अकेला। पार्ट 2 शुरू करें जी, इतनी शर्म आ रही मुझे कि पार्ट